स्वाभिमानी नेता की छवि तो बनती है। देखिए, अनिल विज भी स्वाभिमानी है, लेकिन वो पार्टी के प्रति लॉयल भी दिखाई देते हैं। उन्होंने पार्टी की कभी खिलाफत भी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री होंगे। साफ संकेत थे। वो ये है कि किसी को गिराया नहीं मैंने, खुद ही गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहते तो जरूर होती है। वो स्वाभिमानी के साथ साथ पार्टी के लॉयल नेता भी है। जी नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। माना कि औरों के मुकाबले बहुत कुछ पाया नहीं है मैंने, खुद ही गिरता रहा, खुद ही संभलता रहा, लेकिन किसी को गिराया नहीं है मैंने। नाना साहब, हम बिल्कुल शेर व शायरी के मूड में नहीं। मुझे तो वैसे भी शायरी आती नहीं है, और मैं हो सकता है ये जो शेर मैंने पढ़ा है उस तसल्ली से ना पढ़ा गया हो जिस तसल्ली से, जिस भावनाओं के साथ लिखने वाले ने लिख दिया है। अब लिखने वाले कौन है, ये आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी। लिखने वाले हैं हरियाणा की राजनीति के गब्बर, यानी अनिल विज। अनिल विज ने ये शेर व शायरी की है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। उन्होंने देश की प्रदेश की जनता को बताया है कि उनके मन में कुछ चल रहा है, उनके दिल में कुछ चल रहा है, उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो गाते बहुत बढ़िया है, लेकिन लिखते भी अच्छा है, ये अब पता चल रहा है। अब ये जो उन्होंने कलम चलाई है वो किसके मन पे चल रही है, ये कलम किस ओर इशारा कर रही है, ये डिकोड करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अनिल विज जब कुछ कहते हैं, जब कुछ बोलते हैं, तो उसका बहुत मायने निकाला जाता है। और जब अनिल विज ने लिख ही दिया है तो उसका मायना क्यों ना निकाला जाए, ये भी बड़ा सवाल है। राजनीतिक गलियारों में अब उनके इस शेर को लेके तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पिछले दिनों अमित शाह हरियाणा के दौरे पे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की, और इस बैठक में अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा कर दी। अमित शाह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, उनकी अगुवाई में लड़े जाएंगे, जिसका साफ मतलब यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आती है तो निश्चित तौर पे नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी की राजनीति के गब्बर कहे जाने वाले अनिल विज की ये पोस्ट आई है, जिसकी 2 लाइनें मुझे लगता है बेहद महत्वपूर्ण है। पहली लाइन ये है कि माना कि बहुत कुछ औरों के मुकाबले पाया नहीं मैंने, माना कि बहुत कुछ औरों के मुकाबले पाया नहीं मैंने। और आखिरी लाइन ये है, लेकिन किसी खुद ही गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। ये जो आखिरी लाइन और पहली लाइन है, इनको डिकोड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इस सब के लिए बीजेपी के भीतर चल रही राजनीति की समीक्षा करने के लिए, गब्बर के भीतर चल रही द्वंद्व की समीक्षा करने के लिए, क्या उन्होंने ऐसे ही बैठे बिठाए ये शेर लिख दिया, या इस शेर के पीछे कोई मायने भी है? बीजेपी की राजनीति में फिलहाल प्रदेश में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमारे साथ नवीन धमीजा जी, हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय नवीन जी मौजूद है। और नवीन जी देश की प्रदेश की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं, और इस तरह की जब चीजें सामने आती है तो उसको डिकोड करना नवीन जी से बेहतर कौन जानता है। नवीन जी स्वागत है। धन्यवाद आवाज जी। दो लाइनें बहुत महत्वपूर्ण लिखी हैं। एक तो ये लिखा है कि औरों के मुकाबले ज्यादा पाया नहीं, और जो आखिरी लाइन है वो ये है कि किसी को गिराया नहीं मैंने। खुद ही गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, और वो भी उस वक्त जब नायब सिंह सैनी की तीसरी बार घोषणा हो गई है। अगर सरकार बनी
तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। और वही नायब सिंह सैनी जिनका जब घोषणा हुई थी और प्रस्ताव लाया गया था, उस समय अनिल विज साहब ये कह के बैठक से निकले थे कि मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। देखिए डवाज जी, 2 दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के आने वाले विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली जी। उन्होंने 2 दिन पहले हरियाणा में मीटिंग ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद थे। लगभग 4-4.5 हजार नेता कार्यकर्ता हरियाणा की उस बैठक में मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में लड़ा जाएगा जी। उन्होंने इस बात का संकेत दिया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी फिर मुख्यमंत्री होंगे। साफ संकेत थे, स्पष्ट संकेत था जी। तो उनके इस संकेत से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के सपने टूटे हैं। गब्बर सिंह ने, अनिल विज ने सोशल मीडिया पर आज ये पंक्तियां लिख के अपना दर्द बाहर निकाला है। अच्छा, माना जाए ये दर्द है उनका। हो सकता है उन्होंने शेरो शायरी वैसे ही कर दिया, दिमाग में कुछ चल रहा था। देखिए, ये उस समय पर उन्होंने लिखा है। टाइमिंग समय आप देखिए, जब नायब सिंह सैनी को घोषित किया गया कि अगला चुनाव उनकी अध्यक्षता में लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो। हालांकि इसके अलावा भी जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चाहे वो रामविलास शर्मा रहे हो, 2014 में तो एक दर्जन के आसपास दावेदार थे, आधा दर्जन से ज्यादा तो थे ही। लेकिन जब मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया जी और 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, तो सबको ये लग गया था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान है, तो मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल। लेकिन मनोहर लाल के हटने के बाद एक बार फिर सबके सपने उजागर हुए। फिर सबको लगा कि अब तुम्हारे हाथ में कमान, मुख्यमंत्री की कुर्सी लग सकती है, कमान तुम्हारे हाथ में आ सकती है। अच्छा, वो 12 तारीख को वो सुबह के 3-4 घंटे का दौड़ तो ऐसा था जब ये लगने लगा था कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि और प्रदेश अध्यक्ष का पद क्योंकि नायब सैनी के पास था। तो ये हालांकि 10-11 बजे के आसपास ये तय हो गया था कि नायब सैनी मुख्यमंत्री बनने जा रहे, लेकिन अनिल विज के साथ तो उस दिन भी बड़ा खराब हुआ। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको बिठा के ले गए अपनी गाड़ी में, गवर्नर के पास गए, इस्तीफा देने गए, तो उनको वो अपने साथ लेकर के गए और तब तक भी नहीं बताया। सारी चर्चा होती रही जी। अनिल विज इसी बात से खफा हुए, इसी बात से नाराज हुए। उन्होंने कहा मेरे साथ ये सुबह से रहे जी, इस्तीफा देने मेरे साथ गए, लेकिन इन्होंने मुझे जिक्र तक नहीं किया कि आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना जाएगा जी। तो इस बात से नाराज हुए और बैठक छोड़ करके चले गए। मंत्रिमंडल के कार्यक्रम तक में शामिल नहीं हुए। मंत्री बनना तो दूर, उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी के नेताओं ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए जी, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। और बाद में उन्होंने कहा कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं हर तरीके से मुख्यमंत्री के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ। लेकिन कितने साथ है आप ये देखिए लोकसभा चुनावों में। लेकिन एक स्वाभिमानी नेता की छवि तो बनती है। देखिए, इसमें कोई जहां तक बात स्वाभिमान की है, जहां तक बात ईमानदारी की है जी, उन्होंने मंत्री रहते हुए चंडीगढ़ में अपना बंगला नहीं लिया जी। आप ये देखिए, चंडीगढ़ में बंगला नहीं लिया उन्होंने, कई ऐसी सुविधाएं नहीं ली जो मंत्रियों को मिलती हैं। डेली अंबाला आना जाना करते थे, अंबाला जाना, और अंबाला उनका अपना घर है, अंबाला और चंडीगढ़ आते जाते हैं। हरियाणा के इतने सरल मंत्री रहे, वो सुबह दोस्तों के साथ चाय पीते हैं, देखिए टपरी पे बैठ के। जमीनी नेता है जी, और चाय पीने वो स्कूटर पे जाते हैं जी। अब ये देखिए, सुबह उठते हैं, स्कूटी उठाते हैं, जहाँ अखबारों का सेंटर है, जहाँ से अखबारें
बंटियां अखबारों का वितरण होता है, सुबह वहां जाते हैं, वहां चाय पीते हैं, अखबारें पढ़ते हैं और वहां लोगों के साथ बैठ के गपशप करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, चर्चा करते हैं उन लोगों के साथ। बहुत बार गाना गुनगुनाते सुना गया उनको, रमैया बच्चा भैया बहुत बढ़िया गाते हैं वो। आप ये देखिए हरियाणा में कितने विधायक हैं जो 6 बार एमएलए चुने गए, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में। जब बीजेपी के 4 होते थे, जब भी उनमें से एक उनमें से अनिल विज थे जी, तो 6 बार विधायक चुने गए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जमीनी नेता है, उनकी ईमानदार नेता की एक छवि है, स्वाभिमानी व्यक्ति है। इसीलिए, नहीं तो गृह मंत्री थे वो हरियाणा के, गृह मंत्री का पद उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा भी उन्हें मिल जाता मुझे लगता है, अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते जी। नंबर 2 के मंत्री तो होते मुख्यमंत्री के बाद जी, लेकिन उन्होंने मंत्री पद नहीं लिया। ये बड़ी बात है, और उन्हें इस बात का रंज भी है, दुख भी है। भले ही उन्होंने किसी की खिलाफत नहीं की, किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में सब कुछ कह भी दिया। अच्छा, बड़ी बात यह है नवीन जी, लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं, अगर अनिल विज नाराज चल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने जो कहा उस पर खरे भी उतरे कि पंतो कटारिया बेशक से चुनाव हार गई, लेकिन अंबाला कैंट हल्के से भले ही कम मतों से जीत के निकली, लेकिन वो जीत के निकली वहां कैंट से जीत के निकली जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से बीजेपी में अंदर खाते जो है नेताओं पे आरोप लगे, पार्टी के खिलाफ काम करने के, जिस तरह से नेताओं पे भीतर घात के आरोप लगे, वो नाराज बेशक थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का काम भी नहीं किया। नहीं, उन पर भीतर घात का आरोप भी नहीं लगा जी, लग भी नहीं सकता, किसी ने उंगली भी नहीं उठाई उन पर। उनके हल्के से जीत के निकली है। हाँ, उनके हल्के से जीत के निकली जी। तो देखिए, वो स्वाभिमानी के साथ साथ पार्टी के लॉयल नेता भी है जी। तो ऐसे आदमी को दुख तो होता है। तो ये मान के चले कि दर्द है ये अनिल विज, निश्चित तौर पे ये दर्द है। आप ये देखिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में दोबारा तीसरी बार सरकार बनानी है, सरकार बनाने के लिए उन्होंने जो रणनीति तय की है हरियाणा में, अगर हम जात पात के हिसाब से देखें, लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपने सरकार बनाने की बात कही, मेरे एकदम मस्तिष्क में ये ख्याल आया कि जब नायब सिंह सैनी अगर सरकार बनती है, वो तो जनता फैसला करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार बनती है तो उस सरकार का स्वरूप कैसा होगा? क्या ऐसा ही होगा जो बिना अनिल विज के अभी चल रही है? अनिल विज हालांकि अंबाला कैंट से चुनाव जीत भी जाएंगे, और अगर नहीं शामिल होंगे तो फिर हम अनिल विज का कद किस तरह का रहेगा? क्या वो इसी तरह एक स्वाभिमानी नेता के तौर पे पहचाने जाएंगे, या लोग धीरे धीरे जो भूल जाने की आदत होती है भूल ना जाए? तो अनिल विज भी इस पर समीक्षा कर सकते हैं कि भाई देखो, व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो चाहते तो जरूर होती है। देखिए, निश्चित तौर से राजनीति में आने वाला हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी तो होता है जी, तो कोई भी हो जी, राजनीति में आया महत्वाकांक्षा तो है, कोई भी हो। या अनिल विज ईमानदार है, उसी स्वाभिमानी है, लेकिन स्वाभिमान आदमी को ये भी होता है कि जब मेरी वरीयता है, जब मैं इतना सीनियर हूँ, सीनियरिटी है मेरी, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के मंत्री रहे मंत्रिमंडल में, तो आदमी को लगता है 6 बार मैं लगातार विधायक बना, तो आदमी को ये तो लगता ही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री। लेकिन नवीन जी, मैं एक बात कहता हूँ कि अनिल विज का ये जो गुस्सा है या ये जो नाराजगी है कि 12 मार्च को जब सरकार बदली हुई और खुद अनिल विज और मनोहर लाल जी एक गाड़ी में राज्यपाल तक मिलने के लिए गए, इस्तीफा सौंपने गए, और उनका ये कहना था कि मुझे कम से कम बताया होता, मुझे विश्वास में रखा होता, तो वो तो सिर्फ उतना मांग रहे थे ना। वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हो सकता है नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से नाराज भी ना होते अगर उनको पहले विश्वास में लिया होता। तो अनिल विज तो केवल उतना मांग रहे हैं ना जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना उनको दिया जाना चाहिए सम्मान, वो वही सम्मान तो मांग रहे हैं, उससे ज्यादा क्या मांग रहे हैं। अगर पार्टी उतना भी नहीं देगी तो फिर तो नाराज होना बनता भी है। देखिए उनकी नाराजगी जायज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं जी,
12 मार्च को जब मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो एक बार सबको ये तो लग रहा था कि कोई ना कोई पंजाबी समुदाय का ही मुख्यमंत्री बनेगा। जी। मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार थे। जी। तो उनको लगा कि पंजाबी मुख्यमंत्री बनेगा और तुम्हारे से सीनियर कोई नहीं है, तो नंबर तुम्हारा लगना चाहिए, तुम्हें ये जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। और उन्हें नहीं, जब नया सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके नाम की जैसे ही घोषणा हुई तो वो भी अचंभित हुए। वो नहीं, सभी हरियाणा के सारे विधायक, हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो गई कि इनका तो नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। लेकिन चूंकि मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्र रहे और जातिगत आंकड़ों के हिसाब से भी, क्योंकि राजनीति में जातिगत आंकड़े, बिरादरी नेता बड़े महत्व रखते हैं कि किस बिरादरी के कितने प्रतिशत वोट किस प्रदेश में है। जी। अब ये देखिए, SC ST के 20% से ज्यादा वोट हरियाणा में। जी। भारतीय जनता पार्टी उन वोटरों को साधने की कोशिश में लगी है। जी। इसी तरह ओबीसी के, इसी तरीके से ओबीसी। जी। क्योंकि जाट वर्ग इनसे नाराज चल रहा है। जी। करीब 21-22% जाट मतदाता है हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि जाट वोटर उनसे नाराज है, हालांकि साधने की कोशिश कर रही है उन्हें भी। सुभाष बराला को आप देखिए, राज्यसभा में इन्होंने स्थान दिया, इसीलिए दिया ताकि जाट वोटों को साधा जा सके। मैं राज्यसभा की राजनीति पे आऊंगा नवीन जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अनिल विज ने उस समय भी कहा कि भाई मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि नारायणगढ़ से MLA रहे हैं नायब सिंह सैनी, अनिल विज के सामने वो बीजेपी में बड़े हुए हैं, ये नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री बने। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि ऐसी क्या वजह रही कि अनिल विज जब साथ बैठे हैं उसके बावजूद उनको विश्वास में नहीं लिया गया। देखिए, ये किसी भी नेता के स्वाभिमान के साथ एक बड़ा खराब बर्ताव हम कह सकते हैं कि अगर आप और मैं साथ में हैं और लंबे समय से साथ में, 9 साल से साथ में काम कर रहे हैं, और हम लोग एक दूसरे से, अगर सरकार बदली जा रही थी, समर्थन वापस लिया जा रहा था, उसके बाद मुख्यमंत्री बदला जाना था और ये पहले से तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, क्योंकि शुरुआत में मनोहर लाल जी का एक स्टेटमेंट ये आया था कि उन्हें ऊपर से आदेश आया और जैसे ही आदेश आया कि किसको बनाना है, उन्होंने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव जो सब पार्टी ने रखा। एक बात, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब मनोहर लाल जी का दूसरा स्टेटमेंट ये आया था कि नायब सैनी को इस पद पे बनने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें मनाने में 2 दिन का वक्त लगा। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले इस बात की जानकारी थी और यही नाराजगी अनिल विज की है कि उनको विश्वास में इस चीज में क्यों नहीं लिया गया। क्या वो पार्टी के नेता नहीं है? देखिए नवाज जी, 2 चीजें हैं। एक तो आपने बात उठाई सीनियरिटी की जी, कि नायब सिंह सैनी उनके सामने भारतीय जनता पार्टी में आए, उनके सामने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ा, उनके सामने वो प्रदेश अध्यक्ष बने जी, जबकि अनिल विज 6 बार MLA बन चुके जी। अगर 2014 से हम ले, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार हरियाणा में बनी, उस वक्त तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वो पहली बार विधायक बने थे। अब ये देखिए, पहली बार विधानसभा में आए थे, पहली बार MLA बने थे और MLA बनते ही उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया जी। तो सीनियरिटी वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है मायने नहीं रखती, वहीं से खत्म हो गई। वहां तो ये देखा जाता है कि कौन किसका लॉयल है जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मनोहर लाल खट्टर पुराने साथी रहे उनके, तो
बात लॉयल्टी पे आ गई, देखिए। हाँ, बात आ गई लॉयल्टी की। लॉयल्टी और इसमें लॉयल्टी पार्टी के प्रति नहीं, यहाँ लॉयल्टी आदमी के प्रति देखी जा रही है। आदमी के प्रति देखी जा रही है। देखिए कि मेरा लॉयल कौन है। ये नवीन जी ने बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार कहता हूं कि नवीन जी के वन लाइनर जो है वो हमेशा इसको अंडरलाइन किया जा सकता है कि यहाँ लॉयल्टी पार्टी के प्रति नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के प्रति देखी जा रही है। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी ने ये देखा कि हरियाणा में कौन उनका लॉयल है, उसे उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जी, वो डिजर्व करता था, नहीं करता था, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या सीनियरिटी थी, क्या वो पहले कभी एमएलए रहे, कभी मंत्री रहे। जी, जो मंत्री रहे उनको दरकिनार कर दिया, उनको मंत्री बना दिया मुख्यमंत्री के नीचे। जी, और मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना के रखा। और अब केंद्रीय सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, रामविलास शर्मा मंत्री रहे, चाहे साझेदार की सरकार रही हो, लेकिन मंत्री रहे और प्रदेश अध्यक्ष रहे। सबसे बड़ी बात, उन्हीं के नाम, उन्हीं से मनोहर लाल जी का प्रस्ताव रखवाया गया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा। जी, तो लॉयल्टी का बड़ा सवाल हो गया ना। मैं वही कह रहा हूँ, आप ये देखिए, उन्होंने अपने लॉयल को बनाया और मनोहर लाल खट्टर ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी में, उनकी सरकार में, विधायकों में कौन उनका लॉयल है। उन्होंने उसके नाम का प्रस्ताव रखा। पहले इनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया और जब मुख्यमंत्री बदलने का समय आया तो उन्होंने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने ये देखा कौन उनका लॉयल, और उन्होंने लॉयल्टी के लिए अगर इनको बनाया तो ये उनके प्रति लॉयल नजर भी आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी, देखिए, अनिल विज खाटी राजनेता रहे और बहुत सख्त प्रशासक माना जा सकता है। और अनिल विज बोलने से कभी नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी सीआईडी हो रही है। पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने बड़ा खुला कहा, खुले तौर से कहा उनकी सीआईडी हो रही है। देखिए, उन्हें गब्बर सिंह का तमगा अगर दिया तो इसीलिए दिया गया तो वो बेखौफ होकर के खुले बात बोलते हैं, चाहे अपनी सरकार के खिलाफ हो या अपनी सरकार के फेवर में जा रही हो। उन्होंने इस बात को भी सच्चाई बोलने से पीछे नहीं हटते, ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। नवीन जी, उन्होंने सीआईडी करवाने की बात कही, उन्होंने कितने आईओज को सस्पेंड करने की बात कही, लेकिन सस्पेंशन नहीं हुई तो उन्होंने अपनी नाराजगी भी दर्ज करवाई। उन्होंने कहा गृह मंत्री रहते हुए अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे, सीएमओ से जो आदेश आते हैं वो उनकी सुनते हैं। जी, उन्होंने कहा वो गृह मंत्री है जबकि उनका विभाग है। बात पर उन्होंने कई बार नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इस बात को लेकर के सवालिया निशान उठाए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री और उनके बीच शीत युद्ध चलता रहा, आपस में वॉकशॉप भी चलता रहा, लेकिन उनकी लंबे समय तक तो उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री के फाइलों पे साइन नहीं किए थे। मुद्दा खूब उछलता रहा। जी, कई महीनों तक उन्होंने फाइलों पर साइन करने से मना कर दिया, फाइलें यूं ही पड़ी रही, लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए। स्वाभिमानी नेता तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और अगर मुझे लगता है मुख्यमंत्री बनाने का ये फैसला लेने से पहले उन्हें विश्वास में लिया जाता जी, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा रिजेक्शन भी नहीं देते, तो वो भी मान जाते। हाँ, मनाया जाता, पहले बनाया जाता। तो भी ऊपर से पार्टी का ऐसा फैसला है, पार्टी चाह रही है, नेता ऐसा चाह रहे हैं, और उन्हें बताया जाता कि आपकी पावर कम नहीं होगी, आप हर तरीके से। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने विरोध जरूर किया लेकिन साजिश नहीं रची। इसीलिए लिखा उन्होंने कि मैंने किसी को गिराया नहीं। जी, उन्होंने पार्टी के किसी नेता की खिलाफत नहीं की जी, किसी के पार्टी किसी नेता का नुकसान नहीं किया। अब बड़ा सवाल ये बनता है नवीन जी कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से खुल के बोलने का रिवाज नहीं है, इसको अलग तरीके से देखा जाता है। और अगर अनिल विज ने इस तरह की पहल की है और वो बोल देते हैं तो इसका पार्टी के भीतर का हम अनुमान लगाने की कोशिश करें कि बाकी नेताओं के बीच में जो मैसेज जाएगा वो किस तरह का होगा, वो संकेत, वो इंडिकेशन किस तरह के होंगे। क्या इस तरह के आवाज उठा देना या संकेतों में बोल देना पार्टी। देखिए डबाज जी, अनिल विज जमीन से जुड़े नेता है, ये बात पार्टी भी जानती है। अनिल विज को यह भी पता है अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो इंडिपेंडेंट भी चुनाव जीत जाएंगे। जी, वो पहले जीते हैं इंडिपेंडेंट। हाँ, जीते हैं वो पहले।
पहले इंडिपेंडेंट चुनाव जीते हैं, उन्हें पार्टी की जरूरत नहीं थी। और ये बात पार्टी भी जानती है कि अगर ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार सकता है और वो चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए पार्टी भी टिकट काटने से पहले उनके सोचेगी, जबकि बाकी विधायक और मंत्रियों के साथ ऐसा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी टिकट काटने जितना बड़ा रिस्क लेने की सोचेगी। पार्टी इस बात का रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उनको सरकार बनानी है, उनके लिए एक एक एमएलए कीमती होगा। और अनिल विज भी स्वाभिमानी है, लेकिन वो पार्टी के प्रति लॉयल भी दिखाई देते हैं। उन्होंने पार्टी की कभी खिलाफत भी नहीं की, अपनी बात उन्होंने हमेशा रखी है, लेकिन पार्टी की खिलाफत। यही मैं जानना चाह रहा था कि बीजेपी में तो रिवाज ही है ना अपनी बात रखने का, तो ये जो उन्होंने संकेतों में ही कहा हो भले ही, लेकिन इसका इंडिकेशन क्या जाएगा? देखिए, ये तो उन्होंने अपनी नाराजगी तो स्पष्ट व्यक्त कर दी है। अब आगे निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है, और निर्णय तो पार्टी ले चुकी है, घोषणा भी कर चुकी है। और बाकी नेताओं के बीच में इस तरह की भाषा का क्या इंडिकेशन जाता है, क्या संकेत जाता है? देखिए, नेता सब जानते हैं, जब जनता जानती है तो पार्टी के नेता भी जानते हैं, लेकिन बाकी नेताओं की इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनका वो जनाधार नहीं, वो कद नहीं, उनका वो कद नहीं जी जो अनिल विज का है। गब्बर सिंह तो एक ही है, गब्बर सिंह तो एक ही है, लेकिन अब तो कुछ और गब्बर भी दिखाई देने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी में। नवीन जी, अब देखिए, राज्य विधानसभा से पहले तो एक और सेमीफाइनल होना है, राज्यसभा के चुनाव आ गए हैं, और जो लोग अलग अलग पार्टी से जुड़ के आए हैं या बीजेपी में शामिल हुए, टूट के आए दलों से आए, हाँ, तो उनको लेके बातचीत करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अब राज्यसभा चुनाव के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं 2-3 बार तो हम पिछले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद जब से एक सीट खाली हुई है, हम विधानसभा चुनाव है और उससे पहले राज्यसभा चुनाव, हम बयानबाजियां सुन चुके हैं। हाँ, उससे पहले विधानसभा से पहले राज्यसभा चुनाव होंगे। उस विधानसभा चुनावों को लेकर, राज्यसभा चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दोनों ही कांग्रेस से आए हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो और चाहे वो किरण चौधरी हो। दोनों राज्यसभा में जाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। किरण चौधरी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें राज्यसभा में भेजेगी, और कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा में जाने के लिए आप ये देखिए, अमित शाह से मिल चुके हैं, जेपी नड्डा से मिल चुके, धर्मेंद्र प्रधान से मिल चुके, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, जितने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं बड़े, लॉबिंग करने के लिए मिल चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिली, टिकट उनकी काटी गई, राज्यसभा जाने के लिए आतुर है। वही किरण चौधरी को लग रहा है कि उनका कद सांसद का है और उन्हें ये पद मिलना चाहिए। वही मैं कह रहा था, देखिए, एक नेता तो ऐसा है जिसको प्रदेश की जनता गब्बर के नाम से जानती है, और वो इशारों में बात करते हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जो अभी पार्टी में शामिल हुए, उनकी लॉबिंग भी शुरू हो गई है, और उनकी ओर से लोकसभा चुनाव के बाद कुछ ऐसे बयान भी आए हैं जिसको देख के लगता है या सुन के लगता है कि अभी वो जो मनोहर लाल खट्टर का भिवानी में बयान था ना कि कुछ लोग बीजेपी में तो आ गए लेकिन उनमें बीजेपी आनी बाकी है। हाँ, तो अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें बीजेपी आनी बाकी है, लेकिन जिनके अंदर बीजेपी है, नाराज तो वो भी है। अब गब्बर अगर नाराज हो जाए तो फिर गब्बर को मनाना तो मुश्किल है। सारे प्रयास करके देख चुकी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको जब जो कुछ कहना होता है कह देते हैं। अगर गब्बर को मनाना मुश्किल ना होता तो वो भी आज हरियाणा के मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं जी। कोई ऐसा राजनेता नहीं जो मंत्री पद छोड़ने को तैयार हो, उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया मान के लिए। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, जिसका संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक, बूथ स्तर तक बड़े मजबूती के साथ दिखाई देता है। लेकिन जब अनिल विज जैसे बड़े नेता नाराज दिखाई देते हैं और उनके दिल की बात शेरो शायरी में निकल के आती है, तब कयास लगाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं, और
और उनका दर्द समझने की कोशिश की जाती है। आप अनिल विज जी के इस शेर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी राय से हमारी राय बनती है, मैं बार बार कहता हूं। और आज जिस तरह से एक शेर को नवीन जी ने डिकोड किया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने इस शो के बीच में भी कहा, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण एक बात कही कि यहाँ पार्टी के प्रति नहीं, व्यक्ति विशेष के प्रति लॉयल्टी देखी जा रही है। इसको आप किस तरह देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इस शेयर पे आप भी हमारे इस शो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारा हौसला बढ़ेगा। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो हम लगातार इसी तरह तार्किक और सार्थक बातचीत करते रहेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डबास जी। धन्यवाद दोस्तों।